लोगों ने कल 40 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे 41 नंबर प्रश्न से। करा के देखिए 41 में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण जो है वो क्या है, तो वो होता है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वह अगर बढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 42 में। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 43 में। कह रहा है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो परितारिका है वो नियंत्रित करती है। ठीक है, परितारिका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 44 में। देखिए 44 में क्या है कि कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब अधिकांश जो अपवर्तन है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 45 में। कह रहा है देखिए कि मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ठीक है, जो पुतली होती है वो पूरी तरह से फैल जाती है, किसके चलते, तो होता है परितारिका के चलते। परितारिका। चलिए आगे आते हैं 46 यानी कि 46 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है 46 नंबर प्रश्न में कि नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ठीक है, तो केवल हम निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, निकट की वस्तुओं को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 47 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि देखिए कि वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ठीक है, यानी कि वस्तु अगर चीज़ को, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं और देखने के बाद उसे हटा देते हैं अपनी आँख के सामने से, तो कितने समय तक हम उस वस्तु को इमेजिन करते हैं कि हाँ वस्तु हमको ऐसे दिख रहा था, एकदम असनित है, अभी दिख रहा है। ठीक है, तो वो होता है 1/10 सेकेंड। ठीक है, 1/10 सेकेंड जो है हम उसे जो है इमेजिन होता रहता है, आँख के सामने वह वस्तु अभी है। चलिए आगे आते हैं 48 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो होता है चलचित्र प्रक्षेपण में। चलचित्र प्रक्षेपण में। ऑप्शन ए जो आपका वो सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 49 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है कि कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। ठीक है, कर्निया के पीछा क्या है जो काले रंग के पेशी का समुच्चय होता है, एक सेट होता है, तो होता है परितारिका। परितारिका। ठीक है, परितारिका। देखिए ऑप्शन नीचे होगा परितारिका। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है, परितारिका। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 50 में। देखिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो आँख की जो समंजन क्षमता है वह घटने लगती है, तो यह जो दोष है वह क्या कहलाता है। यह जो दोष है कहलाता है जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं 51 नंबर प्रश्न में। देखिए 51 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखेंगे ध्यान से कि कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है।
ठीक है, तो वो होता है अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर ए आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 52 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है 52 में कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो लेंस होता है वो होता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न हमारा 53 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो दूरी होता है उसे कहते हैं दृष्टि परिसर। दृष्टि परिसर। चलिए ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर में। ये कह रहा है कि मानव नेत्र दो हैं, अतः इसका दृष्टि जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा। देखिए तो दृष्टि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि हम 180 डिग्री के तकले क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आँख से सीधा सीधा एकदम 80 डिग्री से। मान लीजिए कि एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होता है 180 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इतना दूर तक हम देख सकते हैं। चलिए आते हैं आगे 55 नंबर प्रश्न में। देखिए 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, यानी कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हुआ हो तो वह व्यक्ति मतलब किसे साफ साफ देख सकता है। ठीक है, तो दूर की वस्तु को ही देख सकता है, दूर की वस्तु को। ठीक है, यानी कि जिसको जो बीमारी हुआ होता है उसको वही वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, किसी के आँख में अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह व्यक्ति निकट की वस्तु को देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। वैसे ही जिसके आँख में अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो वह दूर की वस्तु को देख लेगा लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर में। देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसके होने का क्या कारण है। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। किधर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर में। देखिए 57 नंबर बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 58 नंबर प्रश्न में। 58 में क्या बोल रहा है कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किसमें। ठीक है, तो विद्युत सिग्नल में। विद्युत सिग्नल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं 59 नंबर प्रश्न में। 59 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपना नेत्रदान कर सके तो उसकी जो आयु सीमा है वो क्या होगी। ठीक है, तो 10 वर्ष भी हो सकता है, 25 वर्ष भी हो सकता है, 60 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर है इनमें से सभी होगा, डी आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि देखिए मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जो नेत्र है, नेत्र दान करना चाहता है कि मृत्यु के बाद उसका जो नेत्र है वो, ठीक है, तो कितने समय के बाद, मृत्यु के कितने समय के बाद आँख को बाहर निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो होता है 4 से 6 घंटे के अंदर। ठीक है, 4 से 6 घंटे के अंदर
आँख को निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, वो जो आँख जो है डिफेक्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वह फिर किसी काम का नहीं रह सकता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न में। देखिए 61 में क्या है, बोला है कि इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। देखिए कौन सा व्यक्ति है जो अपने नेत्र को दान कर सकता है, यानी कि नेत्र को दे सकता है। ठीक है, देखिए पहला है संक्रामक रोग से पीड़ित, नहीं ये नहीं दे सकता है। मधुमेह से दे सकता है, दमे से दे सकता है, यानी कि बी और सी होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, संक्रामक रोग से अगर पीड़ित व्यक्ति, ध्यान रखेंगे, अगर किसी प्रकार से कुछ संक्रामक रोग है, जैसे मान लीजिए HIV होता है, HIV यानी कि एड्स होता है, अगर किसी कोई व्यक्ति को HIV हुआ है तो वह अपने किसी भी अंग को दान नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसके किसी भी अंग को अगर दूसरे व्यक्ति में लगाया जाएगा तो उस व्यक्ति को भी HIV हो जाएगा। ठीक है, इसलिए संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति के किसी भी ऑर्गन को, किसी भी अंग को वह दान नहीं करता है, वह नहीं दे सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 62 में। देखिए 62 में क्या है, कह रहा है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ये तो आप लोगों को ऐसे ही पता होगा ऑलरेडी कि कौन सा रंग है, लाल रंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर में। देखिए जो 63 नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन है। यानी कि कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है, यानी कि फैलता है, तो वो होता है बैगनी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न में। देखिए 64 में क्या कह रहा है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं। ये जो प्रकाश जो होता है वह एक बहुत सी पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, तो उस झिल्ली को क्या कहते हैं। तो उस झिल्ली को हम लोग कहते हैं कर्निया। ठीक है, उस झिल्ली को कर्निया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो है वो क्या है। ठीक है, तो लाल रंग के जो प्रकाश का विचलन है वह सभी रंगों से कम होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही आंसर है, यानी कि सभी रंगों से वो कम होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 66 यानी 66 नंबर प्रश्न में। कह रहा है कि देखिए चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, कि जो चूजे होते हैं उनके पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो उनमें जो होते हैं शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन बी सही है आपका, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर में, 67 नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह कैसा दिखता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चपटा हुआ दिखता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय थोड़ा सा चपटा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है। जो कांच का अपवर्तनांक है वह किस रंग के लिए सबसे मतलब अधिकतम है। ठीक है, तो होता है बैगनी के लिए, बैगनी के लिए। चलिए अगला आते हैं प्रश्न 69 नंबर प्रश्न में। देखिए 69 नंबर प्रश्न है कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा। कि अगर लाल गुलाब है, उस लाल गुलाब को हम हरा रंग में
यानी कि हरा प्रकाश फैलाकर देखेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह जो गुलाब है वह काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 70 नंबर प्रश्न में। देखिए 70 में क्या कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वह कौन है? तो लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? प्राथमिक रंग ही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से तीनों के तीनों है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न में। देखिए 71 में क्या कह रहा है कि पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो वो होती है आपका 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। चलिए यानी कि ऑप्शन बी जो आपका सही है। आगे आते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर में। 72 में कह रहा है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? तो वो जो होते हैं नीला। ठीक है, नीला को प्रकीर्णन करते हैं। चलिए आते हैं देखें कहाँ पर नीला। हाँ देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि नीला। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 73 नंबर में। देखिए 73 में क्या बोल रहा है? किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? ठीक है, निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो जो निर्गत कोण का मान होगा वो होगा LI के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न में। देखिए 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और जो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने मिनट के अंतर होता है? तो वह लगभग आपका 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यानी कि सूर्योदय होने से हम 2 मिनट पहले हम सूर्य को देख सकते हैं तथा सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी हम सूर्य को देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि समय में 2 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 75 नंबर में। देखिए 75 में कह रहा है कि उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है आपको? लाल। ठीक है, सूर्य जब उगता है चाहे सूर्य जब डूबता है तो हमें लाल दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कि एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? ठीक है, एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 77 में। देखिए 77 में क्या कह रहा है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो वो होती है वर्ण विक्षेपण की घटना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 78 में। देखिए 78 में क्या कह रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 79 नंबर प्रश्न में। देखिए 79 में क्या है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ठीक है, तो बनता है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन ए सही है, निकट दृष्टि दोष में। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 80 में। कह रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो अगर कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? तो होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 81 नंबर प्रश्न में। 81 में है आपका कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने के कारण है। जो तारे हैं वो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन ए जो आपका वो सही आंसर है।
चलिए आगे आते हैं 82 नंबर प्रश्न में। देखिए 82 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना कौन सा है। ठीक है, तो होता है अपवर्तन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 83 नंबर। कह रहा है कि किसी कण पर पकड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितरने को क्या कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण जो है वो क्या करते हैं, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको चलिए लाल दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आएगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि हाँ वीडियो आ गया है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और आप भी अगर एग्ज़ाम अगर 10th में अगर देखिए 10th ठीक है और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल से हमेशा जुड़े रहिए क्योंकि आपको इस चैनल पे पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, हर सब्जेक्ट का वीडियो सब्जेक्ट